सभी का आज स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही स्वागत है, हम कुछ स्पेशल टॉपिक की सीरीज चला रहे हैं। इसमें जो भी चीज़ें करंट में इंपॉर्टेंट रही है वो प्री के लिए भी हो सकती है और मेंस के लिए भी हो सकती है। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं उनसे यूपीएससी सामान्य तक क्वेश्चन पूछती है, तो उनको प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें शुरू करते हैं। आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, और ये पॉलिटी का ये टॉपिक है दल बदल विरोधी कानून। दोस्तों, इसको लेकर के पिछले 2-3 सालों से लगातार विवाद चल रहे हैं, लगातार इसमें इशूज आ रहे हैं। बहुत सारे एडिटोरियल इस पे आ चुके हैं, अभी तक करंट में बना रहता है। इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है। और इसका लास्ट बार सवाल 2014 में आया था, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो हो सकता है कि इस बार इसकी संभावना है कि प्री में इसके कुछ फैक्ट बन जाए या मेंस में कुछ चीज़ें बन जाए, इसलिए हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हालांकि हमने हमारी महा सीरीज़ में भी इसको क्लियर करके हुए बताया, लेकिन कुछ करंट की चीज़ें इसमें और ऐड हम करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। एंटी डिफेक्शन जो एक्ट है क्या है, क्यों है, और इसको करंट में क्या न्यूज़ चल रही है, इसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या इस पर बात की जा रही है, और कुछ क्या सजेशन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम देखेंगे इसमें प्री एंड मेंस के। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। सबसे पहली बात है कि दल बदल विरोधीवादी कानून की बात करें तो आखिरकार ये कानून आया क्यों था, क्या इसके मुद्दे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिनिधि लोकतंत्र में रहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी लेती है। जब शासन में जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, और अगर जनता का वही प्रतिनिधि अगर जनता के विचारधारा के विरुद्ध में चला जाता है, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो लोकतंत्र की एक तरह से बहुत खराब चीज़ होती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने लाभ कमाने के लिए एक पार्टी से चुना जाता था और दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाता था, तो इससे बहुत सारे इशूज आ रहे थे। इन्हीं चीज़ों में ध्यान में रखते हुए दल बदल कानून लाया गया था। अगर देखें कि दल बदल कानून, तो इसकी अगर मैं थोड़ा सा देखूँ, हालांकि कुछ चीज़ें मैंने नोट्स में इसमें रखी है, पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बेसिकली कुछ चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ज़रूरत की अगर बात करें तो पहली बात दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी था। क्योंकि लोकतंत्र में जनता शासन करेगी, और जनता जिस व्यक्ति को जिस पार्टी के लिए चुनी जाए, अगर वह व्यक्ति उसी पार्टी में काम करेगा तो जनता की भावनाओं के इच्छाओं के अनुसार वो चीज़ें हो पाएगी। तो इसलिए, और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, एक स्थिर सरकार के लिए आप सभी जानते हैं, यदि मान लें कोई व्यक्ति अगर एक पार्टी से चुना गया है और अगर उसको पार्टी बदलने का अधिकार है, तो जिस व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा है वो सारे सांसद या विधायक को खरीद कर अपनी सरकार बना सकता है, पीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है। तो उससे और वो किसी भी सरकार को गिरा भी सकता है। आज इस पार्टी सरकार है, उसके सदस्यों को पैसा दिया, उनको अपने पक्ष में मिलाया, तो सरकार गिर सकती है, अस्थायी सरकार हो सकती है, हॉर्स राइडिंग वाली प्रवृत्ति हो सकती है। बहुत ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार, एक दूसरी समस्या है भ्रष्टाचार। तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैसे कमा करके, गलत तरीके से पैसे कमा करके किसी भी पार्टी के सदस्य को खरीद सकता है और अपनी सरकार बना सकता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दल बदल कानून, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया था, क्योंकि संविधान निर्माता जो संविधान सभा थी, उनका मानना यह था कि भाई लोग, भारतीय नेता है वो बहुत बढ़िया है, जनता की भावना के अनुसार काम करेंगे, और ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उनको दल बदल कानून से हमें रोकना पड़े। तो इसलिए दल बदल कानून लेके आए। दल बदल विरोधी कानून सबसे पहले देखते हैं क्या है दोस्तों। दल बदल विरोधी कानून है कि अगर कोई पार्टी का सदस्य, संसद या विधानसभा कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में होने पर विचार करता है या उसमें शामिल होता है, तो उसको दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए दल बदल कानून के अंतर्गत 1985 में 10वीं अनुसूची लाई गई थी, और 52वां अमेंडमेंट, ध्यान रखना कौन सा शब्द, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में एक अलग से शेड्यूल लाई गई। इसके अंतर्गत एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई थी, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर जो अस्थिरता की सरकार है उसमें स्थिरता लाना, और ये गलत तरीके से कोई व्यक्ति अगर पार्टी बदलता है उसको रोकना।
अगर किसी पार्टी ने किसी सदस्य ने अगर किसी पार्टी को बदला है या अपने व्यक्तिगत हितों के लिए बदला है तो उसे दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था और इसमें यह था कि अगर इसमें 2-3 कंडीशन थी, एक बार इसमें 2-3 कंडीशन थी, अब मैं बताता हूँ कि एक तो यह था कि किसी दल बदल कानून का आधार पर अयोग्य माना जाएगा। सबसे पहला इसमें 2 चीज़ें थी कि किसे दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाता है तो उसे अयोग्य कर सकते हैं और इस अयोग्य का अंतिम निर्णय कौन करता है? सभापति या अध्यक्ष करता है। जैसे अगर मान लो लोकसभा के किसी सदस्य ने किसी पार्टी को बदला है तो उस पर दल बदल कानून लगेगा और उसका अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष देगा। यदि विधानसभा पे है और विधानसभा किसी सदस्य ने पार्टी बदली है तो उस पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष देगा। यानी कि पीठासीन अधिकारी के पास यह अधिकार दिया, अंतिम अधिकार, कि वो दल बदल कानून के अंतर्गत कोई व्यक्ति यदि अगर कानून बदलता है तो अयोग्यता कर सकता है और अयोग्यता के आधार पर उसको पद से हटा भी सकता है, उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इसमें अंतिम निर्णय किसके पास है? प्री का फैक्ट है, अंतिम निर्णय इसमें सभापति के पास है और सभापति ये समय उसके अंतर्गत जो अध्यक्ष है या सभापति है उसके निर्णय की रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिव्यू नहीं कर सकता, ध्यान रखना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मामले को रिव्यू करता है लेकिन उसको उल्लंघन माना जाता है। तो इनके चीज़ें अगर ये है कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल कानून का उल्लंघन करता है तो उसे क्या माना जाएगा? दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इस पर निर्णय कौन करेगा? इस पर संसद का सभापति करेगा। और एक चीज़ बात है कि संसद का पीठासीन अधिकारी या सभापति कितने दिन में इसका फाइनल डिसीजन देगा, इसकी कोई समय सीमा संविधान में या कानून में निर्धारित नहीं की गई है। यही एक सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। अब किस व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा, किसे अयोग्य माना जाएगा? अगर मैं बात करूं तो पहला, अगर कोई यदि निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल को सदस्यता छोड़ दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई कांग्रेस से विजयी हुआ और वो बीजेपी में जाके मिल गया, तो वह सदस्य अगर वो सदस्य गया है, उसने अगर मान लो कांग्रेस विरोधी कोई गतिविधि की है तो उसे दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसको, उस व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा। दूसरा, यदि वह व्हिप, इसका पूरा मतलब व्हिप, यदि वह व्हिप का उल्लंघन करता हो, आप सभी जानते हैं हर पार्टी का अपना एक लीडर होता है और वो लीडर ये देखता है, व्हिप क्या होता है? एक लीडर होता है और वो देखता है कि सदन की कार्रवाई में उसके जो सदस्य है उसकी विचारधारा के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रहे। तो अगर व्हिप का उल्लंघन करता है, अगर कोई पार्टी का सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है तो भी उसे दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा कोई निर्दलीय सदस्य अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। तो देखो, व्हिप का उल्लंघन करने वाले को, निर्दलीय वाले को, और यदि कोई मनोनीत सदस्य, ध्यान रखना, अगर कोई मनोनीत सदस्य किसी पार्टी को 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने बाद वो किसी पार्टी में अगर शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। तो ये है अयोग्यता के आधार। तो दल बदल कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति इन आधारों पर अयोग्य होगा, अयोग्य के आधार पर उनका अंतिम निर्णय वहां के उस सदन का पीठासीन अधिकारी उस पर अंतिम निर्णय देगा। पीठासीन अधिकारी के मामले की रिव्यू नहीं की जा सकती और पीठासीन अधिकारी कितने दिनों में मामला देगा वही फिक्स नहीं है। तो एक सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि इसमें कितने दिनों में डिसीजन देगा पीठासीन अधिकारी, ये एक विवाद का मुद्दा था। ठीक है, अब दल बदल कानून से संबंधित अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मुद्दे इस कानून के अंतर्गत है। मैं आगे आप बात करूँ, सबसे पहला मुद्दा ये कि प्रतिनिधि और लोकतंत्र को गिरफ्तार करना। यानी कि सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि दल बदल कानून में ये बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति व्हिप का उल्लंघन करता है, और इससे पहले एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये तो है किसे दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य माना जाएगा और किसे दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं माना, दल बदल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पॉइंट जरूर याद रखना। पहला, अगर कोई पार्टी खुद किसी सदस्य को भगाए तो, अगर पार्टी निष्कासित करे तो, जैसे मान लो कोई कांग्रेस का सांसद है, उसको अगर कांग्रेस पार्टी ही निष्कासित कर दे, निष्कासित करने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी में चला भी जाए तो उसे दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पहला। दूसरा, अगर पार्टी के 2/3 सदस्य दल बदल ले तो,
अगर मान लें किसी पार्टी के अगर 10 सदस्य है और उसमें से अगर 6 सदस्य दल बदल ले तो वो पार्टी का वो 6 सदस्य अयोग्य नहीं माने जाएंगे। और ऐसा हुआ था अभी आपको पता है शिवसेना के साथ। उसके लगभग 55 सदस्यों में से 40 सदस्यों ने अपनी पार्टी चेंज कर ली और 40 सदस्य दूसरी पार्टी में चले गए और इसकी वजह से वो अयोग्य घोषित नहीं हुए। तो ये एक सबसे बड़ा विवादास्पद है कि अगर मान लें बेचारे किसी पार्टी में 10 सदस्य और 6 को आपने पैसे देकर खरीद लिया तो फिर क्या फायदा है इस दल बदल कानून का। ये तो दल बदल कानून की मूल आत्मा को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही इसके साथ एक चीज आपको याद रखना है, किसी दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर 2/3 सदस्य, पहले ये क्या था 1/3 सदस्य था, बाद में 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको 2/3 कर दिया गया था। तीसरा, अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 माह में सदस्यता प्राप्त कर ले, अगर मान लो कोई मनोनीत सदस्य अगर वो विदिन 6 महीने में यदि किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो भी उसे दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इन आधारों पर उसे दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और ये जो आधार दिए इनके आधार पर उल्लंघन माना जाएगा। अब दल बदल कानून के इन्हीं प्रोविजनों के आधार पर हमारे सामने दल बदल कानून के कई समस्याएं उत्पन्न आई, क्योंकि देखो दल बदल कानून को हम इसलिए लेके आए थे कि भाई कोई व्यक्ति लूट फरोश ना करे, कोई व्यक्ति राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न ना करे, कोई भी सदस्य अपने निजी स्वार्थों के आधार पर पार्टी चेंज नहीं करे, इसको रोकने के लिए हम लेके आए थे। लेकिन वो कुछ और रहा है। वो क्या रहा है कि सबसे बड़ी बात है प्रतिनिधि और लोकतंत्र को गिरफ्तार कर रहा है। कैसे दोस्तों, आपको पता है कि आपने इसमें लिखा है कि व्हिप का उल्लंघन करने पर अयोग्य है। अब ये बताओ व्हिप कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टी का आदमी। व्हिप क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी। और व्हिप का उल्लंघन यानी कि मान ले अब व्हिप क्या कहता है कि मान ले सदन की कोई सॉरी व्हिप क्या कहता है कि सदन की कोई भी कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में अगर राजनीतिक दल का नेता जहां चाहेगा वहीं उस राजनीतिक दल का सदस्य वोटिंग करेगा, सब चीज करेगा। अब आप ये बताओ, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में अगर कोई प्रतिनिधि संसद में चला गया तो संसद में प्रतिनिधि चाहे बीजेपी का सदस्य है लेकिन उससे पहले जनता का प्रतिनिधि है और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते उसको जनता की बातों को मानना जरूरी है, जनता के हितों की, जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करना जरूरी है। लेकिन यदि होता क्या है कि इस दल बदल कानून के अंतर्गत जो विधायक है वो जनता की बातों को फॉलो न करके पार्टी की बातों को फॉलो करते हैं। किसका? व्हिप का फॉलो करते हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि लोकतंत्र में यह कहा गया कि भाई वो जनता की बात रखें, लेकिन इस दल बदल कानून के डर में राजनेता या सांसद बेचारे जनता की बातों को ना रख करके पार्टी की बातों को रखते हैं। इसलिए ये प्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती उभर के आया। ठीक है, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो सांसद है उनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है ढंग से, वो केवल पार्टी के आधार पर ही वोटिंग करेंगे। अगर मान लें कोई संसद में कोई बिल आया है और वो बिल मान लें किसी अगर जयपुर का कोई सांसद है, उसको लगता है कि ये बिल जयपुर के लिए सही नहीं है, तो अपनी विधानसभा या अपनी लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते वो उसके बिल के विरोध में वोटिंग करेगा। परंतु चूंकि वो बीजेपी का कैंडिडेट है और बीजेपी के व्हिप ने कहा कि इसके पक्ष में वोटिंग देनी है, मजबूरी में उसको पक्ष में वोटिंग देनी पड़ती है। इसलिए दल बदल कानून का ये व्हिप वाला प्रोविजन है, ये लोकतंत्र की एक तरह से हत्या कर देता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की एक तरह से हत्या कर देता है, जनता की आवाज को एकदम दबा देता है। एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका। इसमें समस्त डिसीजन है दोस्तों वो अध्यक्ष पे छोड़ दिए। और दूसरी बात, अध्यक्ष पे तो छोड़ दिए, साथ साथ में उसका समय भी निर्धारित नहीं किया। और इसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, क्योंकि जैसे मान लें अगर आप जानते हैं अध्यक्ष सामान्यतः किसका होता है? सत्ताधारी पक्ष अध्यक्ष है, वो सत्ताधारी दल का होता है। तो ऐसी स्थिति में ये पक्षपात कर देता है। और कैसे पक्षपात करता है? जैसे मान लें अभी आप देख सकते हैं एमपी में ऐसा एग्जांपल देख, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, इसमें क्या है कि अध्यक्ष के द्वारा बहुत सारे जो डिसीजन है, पहली बात तो दिए नहीं गए, उसमें डिसीजन पेंडिंग रख लिए। और ये नियम है कि जब तक किसी मुद्दे पर अध्यक्ष फाइनल डिसीजन नहीं देता तब तक वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। इसलिए अध्यक्ष इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी भी डिसीजन पर फाइनल डिसीजन नहीं देता और उस सदस्य का 5 साल का कार्यकाल निकल जाता है, लेकिन उस सदस्य में कोई डिसीजन नहीं हो पाता और अध्यक्ष की निष्पक्षता पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अध्यक्ष को 6 महीने से लेकर के 3 साल तक इसमें समय लग जाता है डिसीजन लेने में। और अध्यक्ष समय अपने राजनीतिक हितों के आधार पर इसमें डिसीजन लेता है, चाहे एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, हर जगह ये एग्जाम्पल देखने को आपको मिलेंगे। दूसरा, विभाजन। अब हुआ क्या था कि आपने विभाजन को सबसे बड़ी बात है
कि आप विभाजन को तो मान्यता नहीं देते कि अगर कोई सदस्य मान लें किसी पार्टी के सदस्य 2/3 सदस्य अलग होकर चले जाते हैं, उनमें 2/3 सदस्य चले जाते हैं, तब तो उसको अयोग्य नहीं मानेंगे, और अगर 1/3 चले गए तो अयोग्य मानेंगे। अब ये एक प्रोविज़न है, सही नहीं है, विशेषकर छोटी पार्टियों के लिए। अगर बेचारी कोई छोटी पार्टी है और छोटी पार्टी के मान लें 3 ही सदस्य, तो अगर उसके 2 चले गए तो पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। तो ये जो प्रोविज़न इन्होंने कर रखा है दल बदल कानून के अंतर्गत, ये सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा चुनावी जनादेश का उल्लंघन, दल बदल कानून के अंतर्गत पूरा मामला क्या होता है कि पूरा मामला पार्टी के आधार पर हो जाता है, पार्टी के आधार पर हो जाता है। दल बदल चुनावी नजर को जो पार्टी के लिए टिकट पर दिया जाता है, फिर भी मंत्री पद या वित्तीय लाभ के लालच के कारण दूसरी आपस में समझ रखते हैं। यानी कि ऑब्वियसली इसको लाया तो इसलिए थे कि अगर कोई व्यक्ति जो जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है उसी पार्टी के उसी विचारधारा के समक्ष रहे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और आप सभी जानते हैं आयाराम गयाराम की राजनीति के बाद ही इस दल बदल कानून को लेके आए थे। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है खरीद फरोख्ती, उसको रोकने के लिए लाए थे। लेकिन इसमें ये मुद्दे उभर करके आ रहे हैं कि दल बदल कानून है वो कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से नुकसान कर रहा है। तो जब भी आपसे पूछे दल बदल कानून की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कि पहली चुनौती है कि लाए तो इसको अच्छे काम के लिए थे, लेकिन हो रहा है इसका मिसयूज, सबसे बड़ा मिसयूज व्हिप का, और व्हिप की वजह से पार्टीवादी ज़्यादा बढ़ रही है, लोकतंत्र घटता चला जा रहा है। ठीक है ना, अध्यक्ष की भूमिका, विभाजन को लेकर के ये चीज़ें हो रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें बहुत सारे डिसीजन है। देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले वर्तमान में कहाँ पर मामला चल रहा है, तो वर्तमान अगर दोस्तों वर्तमान का अगर एग्जांपल आप देखने को मिले तो वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है वो चल रहा है कहाँ पर, शिवसेना को लेकर के। आप देख लो, शिवसेना के लगभग 55 सदस्य थे, 55 में से 40 सदस्य पार्टी छोड़ के चले गए, वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तो इसकी वजह से जो शिवसेना एक स्थायी सरकार थी वो पूरी की पूरी सरकार गिर गई, उसकी जो सरकार है पूरी गिर गई। जो सरकार थी उनकी 3 पार्टियों की जो संयुक्त सरकार थी वो गिर गई। और इसकी वजह से क्या है कि फिर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम लाए थे कि पार्टी बदलने वाली प्रवृत्ति को हम रोका जाए, लेकिन इसके दल बदल कानून की प्रोविजन कि 2/3 सदस्य अगर चले जाएंगे तो कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये प्रोविजन उसकी मूल आत्मा को, उसके मूल भाव को तोड़ देते हैं। यही एक सबसे बड़ी समस्या दल बदल कानून में लगकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर देखें हम दल बदल कानून को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन दिए कि ये तो होनो हल। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विधायकों की अयोग्यता के मामले में अध्यक्ष के पास पूरी तरह विवेक अधिकार है, ये बिल्कुल रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विधायक अध्यक्ष होता है, अगर कोई चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनमें जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्ष इसमें क्या करेगा, अंतिम निर्णय देगा, उसका ये अंतिम निर्णय देगा, और वो क्या होगा, उसका विवेक अधिकार होगा, उस पर हम रिव्यू नहीं कर सकते। दूसरा, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात आया, नवाम रेबिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अध्यक्ष अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं कर सकते, जबकि अध्यक्ष को हटाने के लिए 179C के तहत एक नोटिस लंबित है। ये बात बोला गया कि अगर कोई मान लो 2000 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर अध्यक्ष को ही हटाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव विधानसभा या सांसद में है तो अध्यक्ष उस समय उस परिस्थिति में किसी भी सदस्य को निर्योग्य घोषित नहीं कर सकता। ये बात बोली थी। इसके बाद फिर केस आया, जब ये मामला आया था 2020 में, फिर आया, राजस्थान को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था कोरोना के टाइम पर पे। तो जब ये दोबारा केस आया तो कीसम मेघचंद्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो अध्यक्ष के पास है समय, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अगर डिस्क्वालीफाई करना चाहता है या कोई फाइनल डिसीजन देना चाहता है तो उसको मिनिमम 3 महीने में काम कर देना चाहिए, इसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को इस कानून में संशोधन करना चाहिए और एक अलग से एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सलाह थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दल बदल कानून को लेकर के जो अभी अंतिम निर्णय आप अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष हो सकता है किसी पार्टी का सदस्य होता है, ऐसी स्थिति में वो किसी पार्टी का पक्षपात कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमें दल बदल कानून पे अंतिम निर्णय देने के लिए एक स्थायी अधिकरण, क्या कहा, स्थायी अधिकरण, क्या बोला, एक स्थायी अधिकरण का गठन किया जाना चाहिए और जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की करे। सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उस अधिकरण का क्या करे, अध्यक्षता करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में बोला। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे फोकस किया कि एंटी डिफेक्शन एक्ट है, ये 10वें शेड्यूल के अंतर्गत जो प्रोविजन दिए गए हैं ये लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए दिए गए, ना कि उसका मिसयूज करने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये केस मुख्य रूप से जब आया था मणिपुर कांग्रेस के जो एमएलए थे टी शमी, उसको क्या है कि बीजेपी के द्वारा वो बीजेपी बन गया और इससे बाद में वो क्या बन गया, मिनिस्टर बन गया। 2014 में और 17 में उसने पार्टी, यानी कि देखो ये जब ऑब्वियसली मणिपुर के कई सदस्य थे मणिपुर कांग्रेस के, वो सभी जाकर के मिल गए किसमें, बीजेपी में, और सरकार बदल दी। उसी समय ये डिसीजन आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर के बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केस आए और उन केसों का एक थीम ये थी कि भाई जो डिसीजन अध्यक्ष है वो डिसीजन नहीं देता, उनको पेंडिंग रखता है, और इसकी वजह से बेचारा सदस्य है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई सदस्य तभी जा पाएगा जब अध्यक्ष के द्वारा उसमें फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा। अब अध्यक्ष क्या करता है, फाइनल डिसीजन देता नहीं है, इससे वो सदस्य बेचारा अटका रहता है। तो इसी प्रकार से इसका ये मामला देखा गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस कानून की अगर मैं बात करूँ तो देखो दोस्तों, कानून में कई कमियां हैं। अगर इस कानून की आज भी हम कमी देखें तो पहली कमी मैंने बताई थी कि सबसे बड़ी कमी है इसमें व्हिप का उल्लंघन। व्हिप का उल्लंघन आप सभी जानते हैं कि अगर हम, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया मुद्दा, कि अगर कोई पार्टी विशेष का बेचारा सदस्य आया है तो उसको, चाहे वो पार्टी कैसा भी कोई विचार लेके आ रही हो, कोई कानून लेके आ रही हो, पार्टी व्हिप का मानना ही पड़ता है। इसकी मेन थीम ये थी कि अगर डालने में, जैसे मान लें कोई सरकार पे फ्लोर टेस्टिंग हो रही है, मतलब बहुमत साबित हो रहा है, तो देखो बहुमत साबित होते समय कोई नेता पहले क्या कर जाते थे कि पैसों के चक्कर में अपनी पार्टी बदल देते थे, तो इसलिए व्हिप को लेके आ गए और इसलिए दल बदल कानून को लेके आए। लेकिन ये बोला गया कि अगर मान लें फ्लोर टेस्ट चल रहा है उस समय आप व्हिप को बाध्यकारी कर दो और अन्य समय व्हिप को बाध्यकारी मत करो। मान लो कोई कानून के समय व्हिप को बाध्यकारी क्यों करें? हर सांसद, हर वोटर जो होता है वो किसी क्षेत्र विशेष की जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है। ऐसी स्थिति में जनता के अकॉर्डिंग जो उसके पक्ष में विपक्ष में जो भी वोटिंग करना चाहे उसको अधिकार होना चाहिए। तो व्हिप का उल्लंघन है एक सबसे बड़ी समस्या है। 1/2/3 सदस्य वाला, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात। और एक अध्यक्ष, ये तीनों मुद्दे मैंने ऊपर बता दिए। ये एक अध्यक्ष का मुद्दा, ये इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है। अब इसके सुझाव क्या है? सुझाव आयोग में अलग अलग लोगों ने इसमें सुझाव दिए। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि दल बदल के मामले में इसके निर्णायक जिम्मेदारी तय करेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो है दल बदल कानून में, जो दल बदल के मामले में अगर कोई सदस्य को क्या डिसीजन देना है, मतलब उसका अंतिम निर्णय है, वो अध्यक्ष से हटा करके चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। ठीक है ना, ये चुनाव आयोग का मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल है वो इस पर डिसीजन करें, और कुछ लोग कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने तो बोला ही है कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए जो इस मामले का डिसीजन दे। और कुछ लोगों का कहना है कि जो व्हिप है, व्हिप का प्रयोग केवल अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर ही लागू होना चाहिए। इस व्हिप का प्रयोग सामान्य सिचुएशन में लागू नहीं होना चाहिए। सामान्य सिचुएशन में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी स्वतंत्रता से उस जो भी प्रस्ताव है उसके पक्ष विपक्ष में कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव है या फ्लोर टेस्टिंग चल रही है, सरकार को बहुमत साबित करना है, ऐसी स्थिति में उसको व्हिप का पालन करना जरूरी है। लेकिन अन्य स्थितियों में उसको व्हिप का पालन नहीं करने की जरूरत होनी चाहिए। ये बात हमारे उपराष्ट्रपति ने भी बोली गई थी और ये बात जरूरी है। सेकंड एआरसी ने एक चीज, और सेकंड एआरसी ने भी सजेशन दिए थे। सेकंड एआरसी ने इसमें सजेशन क्या दिया था कि सबसे पहले अध्यक्ष का जो निर्णय है उसको सीमित किया जाए, उसको फिक्स किया जाए। सेकंड एआरसी ने सजेशन दिया था। दूसरा उसने बोला कि व्हिप को सीमित किया जाए, जो हमारे उपराष्ट्रपति ने भी बोला है। व्हिप को सीमित करने का मतलब है कि व्हिप को हर जगह यूज नहीं करने दिया जाए, ठीक है ना, उसको सीमित कर दिया जाए। ठीक है, सेकंड एआरसी सजेशन दे कि व्हिप को सीमित किया जाए। और सेकंड एआरसी ने एक चीज और बोली कि चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल निर्णय दे, ये बात और बोली उसने। ठीक है ना, तो यही बात है बोली। तो ये सजेशन आप दे सकते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार करना है, यही बात आगे हो सकती है बिल्कुल। कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो जो राजनीतिक दल है इनको आरटीआई के अंतर्गत लाना चाहिए ताकि इनमें लोकतंत्र स्थापित हो सके। और वही बात है जो मैंने ऊपर बोली है कि जब सरकार के विश्वास की पारित हो, जब सरकार के बहुमत की बात हो, तभी व्हिप को माना जाए, अदरवाइज सामान्य सिचुएशन में व्हिप का उल्लंघन नहीं माना जाए। तो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, इसकी दो सबसे बड़ी समस्या, एक अध्यक्ष का द्वारा इसका मिसयूज करना और एक व्हिप का बहुत ही ज़्यादा सीमित कर देना, मतलब व्हिप को बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाना जिसकी वजह से सदस्यों की स्वतंत्रता को सीमित कर देना। इससे ये देखने को मिला है कि लोकतंत्र है वो पार्टी तंत्र में बदलता जा रहा है। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए।
इसको लेकर के यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन सा एक शेड्यूल दल बदल विरोधी कानून को संदर्भित करता है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर डी होगा, 10वां शेड्यूल दल बदल विरोधी कानून को रखता है। इसके अलावा 2013 में मेंस में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने इसको पूछा था। उस समय आपको पता है बहुत सारी पार्टी संबंधी समस्याएं चल रही थी और कांग्रेस की एक तरह से ज्वाइंट सरकार थी और कई जगह स्टेट में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी दल बदल कानून को लेकर के। तो उसी को लेकर के इसमें पूछा गया। इसमें क्या बोला है, देखो एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। व्यक्तिगत सांसदों की भूमिका पिछले कुछ समय से कम हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप नीतिगत मुद्दों पर स्वस्थ रचनात्मक बहस आमतौर पर नहीं देखी जाती है। दल बदल कानून इसके लिए कहां तक जिम्मेदार है, इस कानून को जिसके लिए बनाया गया था उस उद्देश्य से गलत तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं इसमें दो चीजें, व्यक्तिगत सांसदों की भूमिका कम हो रही है और कम होने के लिए दल बदल कानून कैसे उल्लंघन है, क्योंकि विप की वजह से आपको पार्टी की माननी पड़ती है ना कि अपनी स्वयं की। और अगर आप विप का पालन नहीं करोगे तो आपको इस दल बदल कानून की वजह से आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इससे सांसदों की स्वतंत्रता कम हुई है। जब सांसद स्वतंत्रता कम होगी तो पार्टी के पक्ष में ज़्यादा रहेंगे, वो जनता के पक्ष में कम रहेंगे, किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन खुल के नहीं करेंगे और इसकी वजह से कोई भी मुद्दा वाद विवाद नहीं हो पाएगा, उस पर अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा जाएगा, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा और यहीं से डेमोक्रेसी का पतन होता है, यहीं से संसद का पतन होता है। तो संसद का जो प्रमुख कार्य विधि निर्माण है वो कमजोर हो जाएगा, डिस्कशन करना वो कमजोर हो जाएगा, कार्यपालिका को जवाबदेही बनाना वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कोई सांसद कार्यपालिका को तभी जवाबदेही बना पाएगा जब वो हर प्रस्ताव में अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन विप की वजह से वो पक्ष नहीं रख सकता। ठीक है, तो वो बिल्कुल वही कानून है। तो उसी की तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आप समझ गए होंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि देखो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है। तो इंट्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है, इसमें एक दिन है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना है, जिस प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की इच्छा, जनता की अभिव्यक्ति हेतु सांसद सदस्य के रूप में सदस्यता लेते हैं और जनता के पक्ष और लगते हैं, उसी आधार पर ये काम होता है। लेकिन दल बदलबाजी की वजह से ये प्रतिनिधि लोकतंत्र एक पार्टी लोकतंत्र बदल रहा है, जिसके ये कारण है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब इसमें दल बदल कानून को, इसका उद्देश्य अलग था लेकिन हो अलग रहा, वर्तमान में अलग हो रहा है। और सबसे बड़ी वर्तमान में बात कर सकते हैं आप विप का, और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कृषि कानून भी दे सकते हैं। कृषि कानून पर बीजेपी के कई सांसदों को बड़ी समस्याएं थी, लेकिन विप की वजह से बेचारे इनके विपक्ष में वोटिंग नहीं कर सके। कृषि कानूनों को दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये बहुत दिन पहले एक कानून आया था, भूमि अधिग्रहण एक्ट, कांग्रेस के टाइम पे आया था, बाद में बीजेपी में संशोधन हुआ। उस समय भी कई सांसद उसके विपक्ष में वोटिंग करना चाहते थे, लेकिन विप की वजह से नहीं करना चाहते। तो इनकी रचनात्मकता सांसदों, अब दूसरा पॉइंट लिखना है कि सांसदों की रचनात्मकता कैसे खत्म हुई। पहली बात, वो बहस नहीं कर सकते, बहस सीमित हुई। दूसरी बात, उनकी स्वतंत्रता सीमित हुई। तीसरी बात, कार्यपालिका को जवाबदेही नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ये सांसदों के मतलब अजू कानून पे बहस नहीं कर सकते, मतदान में स्वतंत्रता नहीं है ना। और इस सब का कारण आपको पता है, इनका कारण क्या है, इनका कारण है दल बदल कानून, और उसमें क्या है, विप का प्रावधान। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या है, वही मैंने ऊपर बताया था, लोकतंत्र की हत्या, जन इच्छाओं को सीमित। ठीक है, और इसलिए अब इसका सजेशन क्या दे सकते हैं, सुझाव इसका हम वही दे सकते हैं जो सेकंड ARC सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने दिया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का लिखना है। एक आध दो एग्जाम्पल आपको जरूर पता होना चाहिए कि विप की वजह से पार्टी
का लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत हुआ है, जनता का लोकतंत्र कमजोर हुआ है, पार्टी की ज़्यादा चली, जनता की कम चली है। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि दल बदल कानून की वजह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता है सांसदों की या विधायकों की, वो कमजोर हुई है, और इसका पूरा प्रभाव ये पड़ा है कि उनकी जो लोकतंत्र में उनकी रचनात्मक भागीदारी वो कम हुई है। और इसकी वजह से लोकतंत्र के जिस उद्देश्य के लिए लाए थे कि भाई लोकतंत्र की मूल भावना जनता की इच्छाओं के अनुसार काम करे, जनता की भावनाओं के अनुसार काम करे, तो हुआ ये था कि पार्टी तो उन्होंने नहीं बदली, लेकिन जिस पार्टी में वो रहे थे उस पार्टी में ही उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया इस दल बदल कानून ने। और इसकी वजह से इस दल बदल कानून को कहीं ना कहीं ये माना गया कि जिस उद्देश्य के लिए हम लेके आए थे उस उद्देश्य को पूरे करने में असफल रहा। तो यही इस क्वेश्चन का मेन थीम थी और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। पहले का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, मेंस का भी आ सकता है, वर्तमान में ये भी ले सकते हैं जो राजस्थान में घटनाएं घटित हुई, अभी जो महाराष्ट्र में घटनाएं घटित हो रही है, उससे पहले ये, तो इसमें अध्यक्ष की भूमिका को लेकर के मेंस में क्वेश्चन हो सकता है। इसमें विप को, ये क्वेश्चन था विप को लेकर के। इसकी दूसरी बड़ी समस्या है अध्यक्ष की भूमिका को लेकर के, तो उसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन पे क्या क्या डिसीजन दिए हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनके सुझाव हमें क्या क्या करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, इसको स्पेशली आपको ध्यान में रखना है और इसके नोट्स और PDF भी आपको शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना और हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।